नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज 4 जुलाई रविवार का दिन है। समय रात के 8:45 8:45 हो रहे हैं और मैं आप लोगों से इस समय बहुत एक अच्छे मनोभाव में, आप यूँ कह सकते हैं बड़े कंफर्टेबल जोन में, मैं आपसे असहयोग आंदोलन पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आशा करूंगा कि इस चैनल को सबसे पहले देखने से पहले आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। इस तरह की चर्चा मैं प्रत्येक रविवार को आपसे करूंगा, अतः इस समय आप मेरा इंतज़ार कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। आते हैं, शुरू करते हैं अपने असहयोग आंदोलन पे। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। और उस समय गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ समय बाद ही आप राजनीति में प्रवेश करिए। और यही सोचकर महात्मा गांधी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। इसी कारण गोपाल कृष्ण गोखले को भी हम गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहते हैं, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। थोड़ा सा असहयोग आंदोलन आने से पहले मैं एक खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1922 तक चला उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें और साथ ही उनके धर्म स्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वायदे से मुकर गई। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे और ऐसे मौकों को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। 23 नवंबर 1919, एक डेट याद रखिएगा, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। इनके सुझावों पर सहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1918-19 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो 2 अली बंधु थे, और इसमें एक और नाम आप जोड़ सकते हैं, हकीम अजमल खां का, हजरत मोहानी और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से यह खिलाफत आंदोलन जोर पकड़ने लगा। गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया। मार्च 1920 की यह घटना है कि मार्च 1920 ईस्वी में मौलाना शौकत अली एवं मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड पहुंचता है। परंतु ये दोनों दल लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहे। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में एक हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग को अस्त्र के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। एक डेट और मैं दे रहा हूं आपको, परंतु 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। परंतु इस आंदोलन की सबसे प्रमुख विरोध CR दास ने किया, जिन्हें आप चित्तरंजन दास के नाम से भी जानते हैं। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, GS खारपड़े ने भी इसका विरोध किया और कांग्रेस को छोड़ दिया। दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। गांधी जी ने इसी समय घोषणा की कि 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया। 1924 ईस्वी में आंदोलन
उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। अब बात हम करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था यानी दिसंबर 1920 में, उसमें कौन कौन सी घटनाएं थी, क्योंकि वहीं से असहयोग आंदोलन पारित हुआ और वहीं से एक स्टार्ट लिया असहयोग आंदोलन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस तरह कलकत्ता अधिवेशन की पुष्टि हो गई। इसी समय कांग्रेस के संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। वो संशोधन क्या क्या थे? पहला संशोधन ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का जो लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का था, उसके स्थान पर स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित कर लिया गया। दूसरा, कांग्रेस संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए तथा रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए, यानी स्वराज्य का लक्ष्य तय किया गया और एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी प्रारंभ कर दिया गया। इनके क्या मुख्य कार्यक्रम थे, आप नोट भी कर सकते हैं या इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होगा। पहला था सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना। दूसरा था 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना। और तीसरा था जिला, तालुका तथा ग्राम स्तरों पर कांग्रेस समितियों का एक संस्तर बनाना। चौथा था भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना। पांचवा था स्वदेशी विशेषकर हाथ की कटाई और बुनाई का प्रोत्साहन देना, यानी हथकरघा, यहीं से प्रारंभ हुआ। खादी यहीं से प्रारंभ हुई। हिंदुओं में अस्पृश्यता का निवारण, जिसे बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत फंडामेंटल राइट भी बनाया गया। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, और हिंदू मुस्लिम एकता का संवर्धन तथा यथासंभव हिंदी का प्रयोग। ये कार्यक्रम तय किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 में होने वाले जो नागपुर अधिवेशन था उसमें। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं अपने असहयोग आंदोलन पर, जो कि 1920 से प्रारंभ हुआ और 11 फरवरी 1922 को यह समाप्त हो गया। सितंबर 1920 में, सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से, सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमितियों का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ, यानी इसका कहने का अर्थ अगर हम महात्मा गांधी को देखें तो केवल महात्मा गांधी की बातों को देखने से पता चल जाता है कि 1915 से लेके 1919 तक महात्मा गांधी अंग्रेजों के मतलब पूरी तरह खिलाफ नहीं थे। वो चूंकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों को, भारतीयों को अंग्रेजी सेना में सम्मिलित होने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहे थे। यही कारण था कि कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को भी अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाले एजेंट की संज्ञा भी दी थी। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट था कि यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या था। यहाँ पर जो मूल उद्देश्य आ रहा था वो था 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के विषय में महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा कि हम इसे अस्वीकार करते हैं, हम इसे अस्वीकार करते हैं, हम इसे मानने वाले नहीं हैं। याद रखिएगा, उन्होंने स्पष्ट कहा अब सहयोग संभव नहीं है, अंग्रेज सरकार को अपने भूलों पर कोई दुख नहीं है, और साथ ही अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं जो हमारी हैं, जो नवीन व्यवस्थापिकाएं हैं वो हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक सहयोग की नीति अपनाई गई। गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए, गांधी जी ने जब उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देने वाले हैं, हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को कतई स्वीकार नहीं कर सकते, तो एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया और खुल के विरोध किया। एनी बेसेंट ने स्पष्ट कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा धक्का है,
यानी महात्मा गांधी जो प्रस्ताव ला रहे हैं असहयोग आंदोलन का, यह भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। यानी एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर तथा सर नारायण चंद्रावरकर ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव का विरोध किया। फिर भी मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, तथा मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया कि अब हम असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। यही वो क्षण था जहां गांधी युग की शुरुआत हो गई। असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख बातें क्या क्या थीं, इसको जान लेना बहुत जरूरी है कि असहयोग आंदोलन से हम इस प्रस्ताव को देख लें कि इस असहयोग आंदोलन में हमें क्या क्या लाया गया, कि असहयोग आंदोलन में प्रस्ताव क्या क्या था। पहला प्रस्ताव असहयोग आंदोलन में यही था कि सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाएगा। यही कारण था, सरकारी उपाधि छोड़ी जाएगी तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। दूसरा, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जाए। तीसरा, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए, आपसी वाद विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटा दिए जाएं। चौथा, असैनिक श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग जो था मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार कर दे, यानी इराक में जाकर, यानी खाड़ी देशों में जाकर नौकरी करने से इनकार कर दे। और लास्ट था, विदेशी सामानों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, यानी स्वदेशी यानी स्वराज्य की स्थापना की जाए, जहां यह तय हुआ कि अब खादी पर भी यानी हथकरघा उद्योग पर भी यानी चरखा यहां पहली बार आया। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित लाला लाजपत राय एवं CR दास, जिसे आप चित्तरंजन दास कहते हैं, ने अपना विरोध वापस ले लिया। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य को नया लक्ष्य घोषित कर दिया। अब जो लक्ष्य था वह स्वशासन नहीं था, अब जो लक्ष्य 1920 यानी असहयोग आंदोलन से आ रहा है वह लक्ष्य है स्वराज्य। स्वराज्य यानी स्वराज्य के बाहर, यानी यदि आवश्यक हुआ तो स्वराज्य के लक्ष्य को अंग्रेजी साम्राज्य के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है, बाहर प्राप्त किया जा सकता है, क्षमा करें, बाहर प्राप्त किया जा सकता है। तो मूल चीज क्या थी? मूल चीज क्या थी? बाहर प्राप्त करने की जहां तक बात चल रही थी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली और साथ कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, GS खारपड़े जैसे नेताओं ने गांधी जी के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर उन्होंने कांग्रेस से ही त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस से नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्व है। अब बात आई कि नागपुर अधिवेशन की बार बार हम चर्चा कर क्यों रहे हैं, तो अगर हम कहें कि नागपुर अधिवेशन का इस आंदोलन में महत्व क्या है, तो नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसीलिए महत्व है क्योंकि यहां पर वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज्य परिषद यानी स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार का सक्रिय विरोध करने की बात स्वीकार कर ली गई। यानी स्वराज्य हम बाद में प्राप्त करेंगे, अब पहला जो हमारा होगा वह होगा कि हम अब सीधा और सीधा अंग्रेज सरकार के साथ काम नहीं करने वाले हैं, यानी सीधा विरोध हम अब करेंगे। ये गांधी जी का प्रथम जन सत्याग्रह था, यानी आप कह सकते जन आंदोलन था, क्योंकि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कर लिया था, जो गांधी जी का प्रथम जन सत्याग्रह, आप जन भी ना कहें, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो कि चंपारण बिहार में पड़ता है, जो कि 3 कठिया पद्धति के लिए था। यानी वहां 3 कठिया पद्धति का अर्थ ही होता है 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। अब जब 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई
तब राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। वहां पर वो सत्याग्रह सफल हुआ। फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जो कि न वकील न दलील। 1919 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक हत्याकांड हुआ। और इस हत्याकांड से और उसके बाद एक और बात हुई, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919, ये भी एक कारण बन गया असहयोग आंदोलन को लाने का। आगे हम इस बात पर बहस शुरू करते हैं कि असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कार्यों को अपनाया, जिसमें मद्य बहिष्कार, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बुने हुए खादी कपड़ों का प्रयोग, हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा पर बल, कर न देना, बड़े कानूनों की अवज्ञा करना, कांग्रेस के झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र का एकत्र आदि शामिल था। आंदोलन की प्रगति पर थोड़ी चर्चा हम कर लें कि आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में असहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। हमने पहले ही बात से चर्चा कर ली है इस बात पे। बहुत से अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण किया और उन्होंने अपने पदवी एवं उपाधियों को वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की पदवी वापस कर दी। बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इसमें बंगाल के देशबंधु चित्तरंजन दास, उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गुजरात के विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल, बिहार के राजेंद्र प्रसाद, मद्रास के सी राजगोपालाचारी, दिल्ली के अरोड़ा आसफ अली, ये सब इसी में सम्मिलित है, जिन्होंने वकालत करने से इनकार कर दिया। यानी वो अब कानून की एक तरह से अब वो अपने गाउन को उतार चुके थे। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि की इसी काल में स्थापना हुई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। एक बात इतनी याद रखिएगा कि इसी 1 अगस्त 1920 को प्रातःकाल ही हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु हो गई। यानी शोक सभा और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में कई मुस्लिम नेताओं ने भी साथ दिया, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी आदि सम्मिलित हुए। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और याद रखिएगा 6 महीने के अंदर ही इसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। यानी ये बता रहा था कि यह आंदोलन निजी नहीं था, यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका था। यानी महात्मा गांधी अब यहां से गांधी युग की शुरुआत कर चुके थे। 1919 के सुधार अधिनियम के उद्घाटन के लिए ड्यूक ऑफ कॉमन्स के भारत आने पर विरोध का इसमें बहिष्कार इनका हुआ। 4 मार्च 1921 को ननकाना के गुरुद्वारे में, जहां पर शांतिपूर्वक ढंग से सभा का संचालन किया जा रहा था, सैनिकों द्वारा गोली चलाने के कारण करीब 70 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। 1921 में लॉर्ड रेडिंग के भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। अनेक प्रमुख नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि नेता गिरफ्तार कर लिए गए। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। यानी सबसे पहली बार असहयोग आंदोलन में यदि प्रश्न आपके पास आता है कि सबसे पहली गिरफ्तार किसे किया गया, तो आपका आंसर एक ही होता है कि मोहम्मद अली। वही अली बंधुओं में पहले मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों लोगों को अली बंधु कहते हैं, लेकिन मोहम्मद अली गिरफ्तार होने वाले पहले नेता, प्रमुख नेता बने। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका स्वागत काले झंडे दिखाकर हुआ। गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। इससे क्रुद्ध होकर सरकार ने कठोर दमन की नीति का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप स्थान स्थान पर लाठीचार्ज कराए गए, यहां तक कि मारपीट, गोली कांड सामान्य बात हो गई। करीब 60,000 लोगों को इस अवधि में बंदी बना लिया गया। आंदोलन भी अब जनता में गहरी जड़ें जमा चुका था।
संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग का आह्वान का पालन किया। पंजाब के गुरुद्वारे पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिख अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। असम के चाय बागान के मजदूर इसका एक उदाहरण है। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया, जो बाद में चलकर एक सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में भी परिणत हो गया। याद रखिएगा, गांधी जी ने इस आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया, मोपला आंदोलन को भी समर्थन दिया, क्योंकि मोपला एक किसान थे और जो जागीरदार थे, हाँ ये थोड़ा सा एक कोइंसिडेंट था कि जो मोपला थे वो मुसलमान थे और जो जागीरदार थे वो हिंदू थे, जबकि हिंदू और मुसलमानों के बीच ये झगड़ा नहीं था। यहाँ पर एक जागीरदार था और एक किसान थे और किसान अपना हक मांग रहे थे। यही कारण था महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अपना एक समर्थन प्रदान कर दिया। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता है तो वे करों की अदायगी समेत सामूहिक रूप से बरदौली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। परंतु इसी समय एक घटना घट गई और वो घटना थी चौरी चौरा कांड। अब चूंकि महात्मा गांधी का कहना था कि मेरा आंदोलन हिंसात्मक है और इस आंदोलन में हिंसा हो चुकी है, अतः अब वक्त आ गया है कि हमें यह आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। 5 फरवरी 1922 संयुक्त प्रांत, जिसे आज आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, का गोरखपुर जिला चौरी चौरा स्थान, यहाँ पर एक सुबह ही यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ के किसान एक रैली निकाल रहे थे और इस रैली के कारण ही वहाँ के पुलिस वालों से थोड़ी सी झड़प हो गई और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक कांड हुआ जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई। और यही कारण था कि 12 फरवरी को 1922 या यूं कहें कि 5 फरवरी 1922 को यह चौरी चौरा कांड हुआ और 11 फरवरी 1922 को यह आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। अगर हम इस बात को इस तरीके से देखें, इस प्रकार गांधी जी ने एक बात और याद रखिएगा बच्चों, एक बात आप और याद रखिएगा कि गांधी जी और असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने से राष्ट्रवादियों में इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई थी, मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। और ये मिलीजुली प्रतिक्रिया क्या थी? ये कुल मिलीजुली प्रतिक्रिया इतनी थी कि कुछ को गांधी जी में श्रद्धा थी, उन पर विश्वास था और यह आंदोलन पर यह रोक संघर्ष की गांधीवादी रणनीति का ही एक हिस्सा है। और दूसरी ओर अनेक राष्ट्रवादियों ने आंदोलन रोके जाने का निर्णय का विरोध किया, जैसे हमारे लाला लाजपत राय जो कि इस समय जेल में थे। उन्होंने कहा किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। वहीं पर तत्कालीन लोकप्रिय युवक नेता हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा हुआ है कि ऐसा अवसर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना एक कमेंट लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने भी ऐसी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के गांव में कहीं पे अगर कोई कांड हो जाए तो जम्मू कश्मीर के गांव को उसका दंड देना कहाँ तक उचित रहेगा, कहाँ तक उचित रहेगा। बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आईं, कुछ उनके दृष्टि में आए, कुछ उनके अदृष्ट में आए, कुछ पक्ष में आए, कुछ विपक्ष में आए। जेल में बंद नेताओं को इस प्रकार की प्रतिक्रिया पर भी गांधी जी ने कहा कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं। इन सब पर विरोधों के बावजूद जनता नेतागण दोनों को गांधी जी में आस्था थी और वे सार्वजनिक रूप से अनेक आदेश उल्लंघन नहीं करना चाहते थे उनके आदेशों का। तब गांधी जी के फैसले को थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया के साथ सभी ने स्वीकार कर लिया। इस तरह पहला असहयोग एवं नागरिक अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने भी बड़े कदम उठा लिए। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो सरकार को भी लगा कि यह बड़ा मौका है और 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया।
6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण महात्मा गांधी जी को 6 वर्ष पूरे होने के पहले ही छोड़ दिया गया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की आलोचना करते हुए कहा, अनिच्छापूर्वक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था उससे उसे कहीं अधिक असहाय ब्रिटेन के साथ संबंध ने बना दिया है। निहत्थे भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। उधर खिलाफत आंदोलन भी समाप्ति के चगर पर पहुंच चुका था। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और उसने नवंबर 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कदम उठाए तथा खलीफा का पद समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खिलाफत को भी समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन की अगर हम देखें इस तरीके से कि भूमिका क्या रही है असहयोग आंदोलन की इस राष्ट्रीय आंदोलन में, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आंदोलन जरूरी नहीं है जब सफल हो जाए तभी उसकी कोई भूमिका होती है। वो आने वाले अगले आंदोलन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। अब बात आती है उसके भूमिका की। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया था। प्रोफेसर कूपलैंड हैं, वो एक कमेंट देते हैं कि गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। हाँ, ये बात जरूर कहा जा सकता है कि आंदोलन ने लोगों को निर्भीकता व उत्साह का संचार किया। इस दौरान कांग्रेस अनेक रचनात्मक कार्य करवाने में भी सफल रही। इस प्रकार जनता को अपने वास्तविक शक्ति का आभास हो गया। आगे चलकर ऐसे ही तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है और इसी ढर्रे पे यदि हम चलें तो हमें आज़ादी मिल सकती है। अब रही बात महात्मा गांधी के विश्लेषण की, तो महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड के कारण उन्होंने सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन यही महात्मा गांधी हैं जब 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया हो रहा है और उन्हें आगा खां महल में रखा गया है कैद करके, और जब रेल की पटरियां उखाड़े जाने लगती हैं, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, तड़के ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो नेतृत्व विहीन हो जाता है। उस समय यदि हम देखें कि महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया क्या है, रेलवे की पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, डाकघर लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। अंग्रेज महात्मा गांधी से कहते हैं कि आपका आंदोलन हिंसात्मक हो चुका है, तो आप अपना आंदोलन वापस लीजिए। महात्मा गांधी स्पष्ट कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन यही महात्मा गांधी हैं कि केवल 21 पुलिस वालों के मरने के कारण ही उन्होंने 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड के कारण सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो क्या कहा जाए महात्मा गांधी को, उनकी रणनीति को क्या कहा जाए? क्या उन्हें अहिंसावादी कहा जाए या उन्हें हिंसावादी कहा जाए? अंत में मैं केवल एक ही शब्द पे आऊँगा कि यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, क्षमा करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और उसने स्पष्ट यही प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी का दर्शन क्या है, और उस दर्शन को ना उन्होंने हिंसावादी माना था ना अहिंसावादी माना था। उस दर्शन को अंत में कहना चाहूँगा, उस दर्शन को यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि ये दार्शनिक और अराजकतावादी दर्शन है। यानी महात्मा गांधी का दर्शन दार्शनिक और अराजकतावादी है। तो आज चर्चा असहयोग आंदोलन पे हुई। अगले सैटरडे हम इसी तरीके का वीडियो लेकर आपके साथ आएंगे और वो होगा क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन पे। पूरी चर्चा करेंगे, एक एक विश्लेषण करेंगे और आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।